ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और पत्रकार चेतन चौहान। कल पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल पास किया है। मुकुल जी, आप क्या समझते हैं जो अमेंडमेंट बिल कल पार्लियामेंट ने पास किया है, इससे किस तरह का फर्क पड़ेगा भारत के वाइल्ड लाइफ एरियाज और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के मैनेजमेंट में? ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। क्योंकि सदियों से भारतवर्ष में जो जनजातियां रहती थी जंगलों में या पर्वतीय क्षेत्र में या गांव देहात में, तो उनके जो जानवर थे, गाय जो रखते थे वो गोबर के लिए, दूध के लिए, वो जंगल में चराई के लिए जाती थी। और वो एक इकोसिस्टम कहिए या वो कहिए कि मैनेजमेंट प्लान उनका या अर्थव्यवस्था उनकी उसी के पर आधारित थी। फिर भारत ने इन जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट या सुरक्षित जंगल घोषित कर दिया, तो इनका आवागमन बंद हो गया। उससे इनको बहुत तकलीफ हुई। और जो जनजाति जंगल के अंदर रहते हैं, उनको तो बाहर अपने जानवर चराने पानी के लिए जाने की आवश्यकता तो अनिवार्य हो जाती है और उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं। अब इस बिल के माध्यम से ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये किया है कि जो सेंचुरी या सुरक्षित स्थान कहा जाता है, उसमें प्रोटेक्शन या सुरक्षा के साथ साथ प्रबंध भी जोड़ दिया है। तो प्रबंध जोड़ने की वजह से ये व्यवस्था की जा सकती, कब एक रूप बदल दिया गया है, जिसको हम कहते हैं कि उसका उद्देश्य या जिस प्रकार से वो क्यों लाया गया है, वो पूरा उद्देश्य ही एक तौर से बदल दिया गया है कि उसमें सिर्फ जो जंगली जानवर हैं, जो उनके सुरक्षा की ही आवश्यकता नहीं है, प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, पर जो लोग वहां रहते हैं उसके प्रबंध की आवश्यकता है, उस क्षेत्र के प्रबंध की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जाएगा, क्योंकि हमारी जनजातियां की संख्या करीब 20% है आबादी की, और सबसे गरीब वर्ग पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो उनकी जो आवश्यकताएं थी वो पूरी हो रही हैं। दूसरी तरफ से जो अखबार में निकल रहा है या व्यापक रूप से बातचीत की जा रही है, वो हाथी को लेकर हो रही है कि एक हमारे संस्कृति प्रकृति में भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो उसके भी ऊपर प्रोटेक्टेड एनिमल करके या सुरक्षित एनिमल करके उसके ऊपर उसके आवागमन या उसके जंगल के बाहर के क्षेत्र में आने पर रोक लग गई थी। तो उसी दृष्टिकोण से हमको देखना है कि केवल वन जंतुओं के सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, पर उनके उपयोग कहिए या उनके जो हमारी जो संस्कृति या हमारे जो अर्थव्यवस्था का एक भाग वो बने हुए हैं, उसमें भी उनको देखना है। तीसरा जो सबसे बड़ा एक डाला गया है कि जंगल जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब सुरक्षा का प्रबंध व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और उसका रूप दिखाई दे रहा है। जंगली जानवरों की संख्या बढ़ रही है। तो इसी के साथ साथ ये जानवर जब बाहर निकलते हैं, जब संख्या बढ़ती है और वो सुरक्षित क्षेत्र में उनको खाना नहीं मिलता है या बाहर निकल जाते हैं, तो एक नई व्यवस्था की आवश्यकता पड़ जाती है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये है कि वन जंतुओं के सुरक्षा के साथ साथ प्रबंध पर भी ध्यान दिया गया है, और मेरे ख्याल से वो आवश्यकता थी। मुकुल जी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि नया कानून में जो संशोधन किए गए हैं, उससे क्या क्या फर्क, क्या क्या इम्पैक्ट वहाँ जो जंगलों में लोग रहते हैं, जो जानवर वहाँ पे हैं, उन पे किस तरह का फर्क पड़ेगा, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। पर इसमें कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि जब जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें ग्रेजिंग का या वाटर बॉडी जंगलों में है उसको शेयर करने का परमिशन मिलेगा मैनेजमेंट के थ्रू। तो उसमें एक जो मुद्दा उठता है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि काफी जो कैटल पाई जाती हैं वाइल्ड लाइफ एरियाज के बाहर, उसमें शेर हो गए, लेपर्ड हो गए, बाकी एनिमल्स हो गए, उन पे अटैक करते हैं और एक कारण बनता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। तो इससे ऐसा तो नहीं होगा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाइल्ड लाइफ एरिया या उसके पास के एरियाज में बढ़ेगा, क्योंकि जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हाँ, वो जंगल में जा सकेंगे और जंगल में जो रिसोर्सेज हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी उन्हें। जो आप बात कह रहे हैं उसमें एक परिवर्तन हुआ है, वो ये हुआ है कि एक तरफ तो वन जंतुओं की संख्या बढ़ी है, पर दूसरी तरफ जैसे वाटर बॉडी की आपने बात की, वो भी कंजर्वेशन या हम लोगों ने जो व्यवस्था कर रहे हैं उससे कुछ मात्रा में उसमें इम्प्रूवमेंट कहिए या उसमें बढ़ोतरी जरूर हुई। पर सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि जो आदिवासी जंगलों में रहते थे वो अब बाहर भी निकलने लग गए हैं। तो अब जो है आदिवासियों की संख्या भी कम होती चली जा रही है, और जो उनकी आवश्यकता जानवरों पर थी, जैसे गायों पर थी और जानवरों पर थी, वो भी कम होती जा रही है संख्या में। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने एक दूरदृष्टि से इसको देखा है कि जैसे जैसे हम विकास करेंगे, आदिवासियों बाहर निकलेंगे, आजीविका ढूंढेंगे, उनकी बढ़ोतरी होगी, वो मिडिल क्लास में आके शहरों में बसेंगे, तो उनके जो पालतू गाय भैंस हैं उनकी भी संख्या कम होगी। तो मेरे ख्याल से
ये संतुलन बना रहेगा। मुकुल जी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट है, बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, स्पेसिफिक रेफरेंस है इसमें हाथियों के बारे में कि साइटीज का जो कन्वेंशन है यूएन का, जो ग्लोबल कन्वेंशन है, उसके हिसाब से हमें हाथियों का मूवमेंट पर और उनके ट्रेड पर रेगुलेशन लाने की बात थी। पर इसमें ये भी माना जा रहा है कि कुछ एक्टिविस्ट जो हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, उन्होंने ये क्वेश्चन पॉइंट आउट किया है कि इससे पॉसिबिलिटी ऑफ पोचिंग, कि हाथियों को मारने की, उनके आइवरी टस्क के लिए उसकी संख्या भी बढ़ सकती है। और जो बात कही गई थी कुछ साल पहले कि कैप्टिव एलिफेंट्स जो हैं उनको वापस जूज में या वाइल्ड लाइफ एरियाज में, इनक्लोजर्स में भेजा जाए, कैप्टिव एलिफेंट्स की संख्या हम कम नहीं कर पाएंगे। और तीसरा मुद्दा ये है कि जैसे टेम्पल्स में या रिलीजियस प्लेसेस में या और जगह जहाँ पे हाथी इस्तेमाल होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन या उनकी जो देखभाल है वो काफी अच्छी नहीं होती है। इन सब चीजों को सरकार और इस कानून से कैसे देखा गया है? देखिए, ये मुद्दा भी एक दूसरे परिपेक्ष में हम देख सकते हैं कि अगर हमको आइवरी ट्रेड पर रेगुलेट करना है तो हम जो लोग आइवरी खरीदते बेचते हैं या जो कारीगर इस पर कार्य करते हैं उन पर अंकुश लगाएं, या जिस क्षेत्र में हाथी रहता है उस क्षेत्र में हम अंकुश लगाएं। तो आइवरी ट्रेड तो बैंड है बहुत कई सालों से, कोई आइवरी बिकती भी नहीं है, मतलब इलीगल है। अब प्रश्न ये फिर आता है कि भारत में हाथियों की उतनी संख्या नहीं है जितना अफ्रीका में है, जहाँ ये समस्या व्यापक रूप में है। तो एक बहुत दिनों से ये बात चर्चा रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के संबंध में कि सबसे अच्छा प्रोटेक्शन या सबसे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय गांव वाला ही करता है। हम इसको कानून लगाकर, किसी को बंदूक देकर या सरहद पर चौकी बनाकर हम नहीं कर पाते हैं। और जब गांव वाले अंदर बाहर आए जाएंगे, अब मोबाइल फोन हो गया सबके पास, तो अगर वो कुछ ऐसी व्यवस्था देखेंगे, क्योंकि उनका सीधा टकराव पोचर से भी होता है, तो वो फोन करके बता सकते हैं। तो इस पर भी हमको गौर करना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन में या प्रैक्टिकल साइड में ये किस तरह से ये नई व्यवस्था सामने आती है। पर अभी तक का अनुभव भारत का इतना नहीं, विदेश का भी यही रहा है कि सबसे अच्छी सुरक्षा स्थानीय गांव वाला ही करता है। क्योंकि बाहरी तत्व जब आते हैं पोचिंग करने, तो सबसे पहले इन पर चोट आती है तो ये शिकायत करते हैं। अब इनके पास शिकायत करने का माध्यम हो गया है, एक तो कानून में भी ये व्यवस्था हो गई है और दूसरा मोबाइल फोन की वजह से एक नया परिवर्तन आया है। मेरे ख्याल से हमको इसको देखना चाहिए और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। मुकुल जी, भारत में जो जंगल है अलग अलग रीजन्स में है, अलग अलग उनका क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग लोकल कंडीशन है, यूनिफॉर्म नहीं है। और उससे यूनिफॉर्म पॉलिसी जो केंद्र सरकार बनाती है, कई बार वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि हर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में जो जंगल हैं वहाँ का मैनेजमेंट डिफरेंट है, लोकल कस्टम्स डिफरेंट हैं। बिहार में जो है वो अलग तरह की समस्या है। तो इससे जो कानून में बदलाव लाया गया है, स्टेट्स को थोड़ी ज्यादा पावर दी गई है, तो उससे आप मानते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? इस बिल में जो नई चीज वो ये है कि वन जंतुओं के प्रोटेक्शन के साथ साथ इनने मैनेजमेंट और कंजर्वेशन को भी जोड़ दिया है। जब मैनेजमेंट और कंजर्वेशन को जोड़ दिया है तो ये कानून जो है, ये स्थानीय लोग, उनके हित को, उनकी साझेदारी को इसने एक सम्मिलित किया है। मिसाल के तौर पर देखिए, उत्तराखंड के क्षेत्र में पहले से चली आ रही है वन पंचायतें। वो व्यवस्था गांव वाले खुद करते थे अपने जंगल का, और वन विभाग देखरेख रखता था, जिला प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखरेख रखता था। तो इस तरह की व्यवस्था हम सेंचुरी में भी ला सकते हैं, क्योंकि जब जंगलों को हमने राष्ट्रीयकरण किया तो बहुत व्यापक रूप में सेंचुरी बना दी वन जंतुओं के हित को देखते हुए, और उसका फायदा भी दिखाई दे रहा है। तो इतने सारे क्षेत्र में सेंचुरी बन गई कि उसका टकराव फिर गांव वालों से होने लगा। तो अब जो ये संतुलन देख रहे हैं कि उनके अंदर रहते हुए ऐसा प्रबंध करें कि उनकी साझेदारी के साथ, भागीदारी के साथ इसकी व्यवस्था की जाए। तो ये वन विभाग प्रशासन और स्थानीय जिला प्रशासन के लिए एक नई चुनौती है। जो लोग रह गए हैं वहाँ पे, जो गरीब तत्व रह गया है और जंगलों पर निर्भर है, उनके हित को देखते हुए अगर उनको सम्मिलित किया जाता है व्यवस्था में, तो मेरे ख्याल से फायदा ही होगा वन जंतुओं को, स्थानीय लोगों को और इकोसिस्टम को। मुकुल जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा में भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और पत्रकार चेतन चौहान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।